स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देखे थे लास्ट क्लास में। ओके, अब हम लोग उसके आगे फर्दर मूव करते हैं। ओके, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो बेसिक है फ्लो कंट्रोल का सबसे फर्स्ट मेथड जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या ये, अच्छा ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ये सारे न्यूमेरिकल ठीक है। ओके, फ्लो कंट्रोल कंप्लीट हो जाए फिर मैं उसको कराती हूँ। ओके, सो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात किया तो उसका सिनारियो क्या था कि सिंपली वी हैव अ सेंडर एंड वी हैव अ रिसीवर। सेंडर और रिसीवर दोनों का विंडो साइज़ जो है क्या है, 1 है ओनली। विंडो साइज़ 1 है। विंडो साइज़ का मीनिंग कि एट अ टाइम पे कितने पैकेट सेंड हो सकते हैं और रिसीव हो सकते हैं। सेंडर के विंडो साइज दैट मीन सेंड उतने पैकेट सेंड हो पाएंगे और रिसीवर में तो उतने पैकेट रिसीव हो पाएंगे। तो दोनों का विंडो साइज क्या है, 1 ही है ओनली। दैट मीन्स एट अ टाइम पे ओनली 1 फ्रेम ही सेंड हो पाता है। तो सेंडर यहाँ से कोई फ्रेम सेंड करता है, उसके करस्पॉन्डिंग रिसीवर जैसे रिसीव करता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो सेंड करता है। तो सपोज़ इधर फ्रेम नंबर 0 है तो एक्नॉलेजमेंट का नंबरिंग क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और साथ में क्या देखे थे कि इसमें टाइमर लगा होता है, इस तरीके से टाइम आउट टाइमर अटैच रहता है कि इस विद इन अ टाइमर में अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया ओके है, अदरवाइज जैसे ही टाइमर एक्सपायर होता है तो ये फ्रेम को फिर से क्या करते हैं, रिट्रांसमिट करते हैं। ओके, सो इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसकी इफ़िशियंसी। इसकी इफ़िशियंसी में हम लोग देखें कि टोटल टाइम क्या होता है, टोटल इस तरीके से हम लोग देखें कि ये 1/1 + 2a होता है। दैट मीन्स इस पूरे टोटल टाइम में से ओनली एक पैकेट जो है, एक फ्रेम जो है सेंड हो पाता है। इस पूरे टाइम में सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम पे एक ही फ्रेम सेंड हो रहा है। रेस्ट ऑफ द टाइम में सेंडर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का। तो इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा डाउन होती है। ये सबसे इसका मेजर प्रॉब्लम है। ओके, उसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगा। इसकी जो बैंडविड्थ है, ये जो बैंडविड्थ है बिकॉज इफ़िशियंसी बहुत डाउन है तो हम लोग बैंडविड्थ को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। अब एक चीज़ और देखेंगे तो अगर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात करें तो ये सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ बेस्ट कैसे हो सकता है किस केस में कि ये टाइमर है, इस विथ इन अ टाइमर में अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिल जा रहा है, मतलब अगर इस टाइमर में ही अगर ये पैकेट सेंड हुआ, यहाँ पर ही ये रिसीव हो गया। ओके, नेक्स्ट पैकेट जैसे ये रिसीव हुआ, नेक्स्ट यहाँ से सेंड हुआ, फिर यहीं पर ये रिसीव हो गया। मतलब इमीडिएटली वो सेंड हो रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो किस सिनारियो के लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बेस्ट होगा, ये होगा जब डिस्टेंस काफ़ी कम है। बिकॉज अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा का, किसका डिस्टेंस, सेंडर और रिसीवर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जितना मिनिमम होगा डेटा उतना ही जल्दी सेंड होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट भी जल्दी आ जाएगा। सो दैट इसका परफॉर्मेंस बेटर होगा। दैट मीन्स, और अगर ये चीज़ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ पर है बहुत ज़्यादा है अगर डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बेटर वर्क नहीं करता। इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बेस्ट है किसके लिए, लैंड केबल के लिए। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल सही है। ठीक है, वाई, बिकॉज उसका डिस्टेंस जो है काफ़ी मिनिमम होता है। ओके, सो चलो और आगे देखते हैं हम लोग इधर से। हाँ देखो, अच्छा एक और चीज़ है कि कभी भी जो हम लोग इफ़िशियंसी देखें कि हमारी इफ़िशियंसी क्या होती, कुछ भी सब में इफ़िशियंसी डिफरेंट होगा। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, सबकी इफ़िशियंसी डिफरेंट होगा। वाई, बिकॉज टोटल टाइम में, टोटल जो टाइम है उस टोटल टाइम में कितने फ्रेम सेंड करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टॉप एंड वेट में देख चुके हैं कि टोटल टाइम में ओनली एक ही फ्रेम सेंड होता है।
ओके, तो इफ़िशियंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/1+2 है। इफ़िशियंसी के बाद एक और चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ये थ्रूपुट। थ्रूपुट क्यों कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी इफ़िशियंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको बैंडविड्थ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बैंडविड्थ क्या था, किसी भी चैनल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने की, दैट इज़ द बैंडविड्थ। इफ़िशियंसी क्या है कि एक्चुअल में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ द थ्रूपुट। तो इफ़िशियंसी से यहाँ पर इफ़िशियंसी से क्या पता चल रहा है कि चैनल को हम लोग ओनली सपोज 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं, तो टोटल जितना भी बैंडविड्थ होगा उसको ओनली तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसको, इफ़िशियंसी से। दैट मीन्स 10% सपोज यूज़ हो रहा है, तो 100 अगर सपोज बैंडविड्थ अगर 100 रहा होगा तो उसकी इसका 10% निकालेंगे, तो 10% क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा, तो थ्रूपुट फिर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो थ्रूपुट इफ़िशियंसी हम लोग इस वे से निकालते हैं, यूज़फुल टर्म अपन टोटल टर्म, एंड थ्रूपुट निकालने के लिए इफ़िशियंसी इंटू टोटल बैंडविड्थ। ओके, तो ये थ्रूपुट का फॉर्मूला सब में सेम होता है, इफ़िशियंसी इंटू बैंडविड्थ। इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला वो वही है, यूज़फुल टर्म अपन टोटल टाइम। टोटल टाइम सब में सेम होगा, बट यूज़फुल टाइम सब में चेंज होता है सारे मेथड्स में। ओके, सो यही सारे प्रॉब्लम्स की वजह से किसके, स्टॉप एंड वेट प्रॉब्लम की वजह से सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि एट अ टाइम पे ओनली एक ही फ्रेम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्रेम सेंड नहीं हो सकता। उसकी वजह से इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा, बैंडविड्थ को हम लोग कम्प्लीटली बैंडविड्थ को हम लोग सही वे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, बिकॉज ये बेटर वे कब काम करेगा, जब डिस्टेंस कम हो, तो डिस्टेंस कम हो तो इन दैट केस बेटर काम करेगा। तो डिस्टेंस कम किस में होता है, हमारे लैंड में होता है। लैंड का मीनिंग क्या है कि अगर आपके लैब है, सपोज लैब में आपके 30 डिवाइसेस है, 30 लैपटॉप है, 30 सिस्टम्स है, 30 सिस्टम को केबल से कनेक्ट कर दो, दैट इज़ द लैंड, एक छोटा सा लाइन बच जाएगा वहाँ पर। ओके, तो यही सारे प्रॉब्लम की वजह से जो सेकेंड आया है दैट इज़ योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे काम होता है। ओके, तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अगेन वी हैव अ सेंडर एंड वी हैव अ रिसीवर, वी हैव दिस सेंडर एंड देयर इज़ अ रिसीवर। ओके, प्रीवियस में देखें कि जो सेंडर और विंडो होता है, दोनों सेंडर और विंडो होते हैं, दोनों का विंडो साइज़ जो है 1 होता है। दैट मीन्स एट अ टाइम पे एक फ्रेम सेंड होगा, और रिसीवर का विंडो साइज़ भी 1 है, दैट मीन एट अ टाइम पे एक ही फ्रेम रिसीव होगा। बट इन दिस केस क्या होता है, सिनारियो चेंज हो जाता है, विंडो का साइज़ n हो जाता है। सेंडर विंडो का साइज़ किसके विंडो का साइज़, सेंडर के विंडो का साइज़ n हो जाता है। n का मीनिंग कि मल्टीपल फ्रेम्स जो है एट अ टाइम पे सेंड कर सकते हैं। ओके, बट रिसीवर का विंडो साइज़ यहाँ पर 1 ही होता है। दैट मीन्स रिसीवर अभी भी एट अ टाइम पे ओनली एक ही फ्रेम को रिसीव कर सकता है। कैसे वर्क करता है, तो सपोज़ इस तरीके का ये पूरे फ्रेम है, लाइन से पूरे फ्रेम से, फ्रेम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज इतने सारे फ्रेम है जो सेंडर को सेंड करना है। इसमें अब कंसीडर, प्रीवियस में क्या होता था, सेंडर विंडो साइज सिर्फ 1 था, तो ओनली 1 को सेंड करते हैं, और रिसीवर यहाँ से 1 को रिसीव करता है। 1 को रिसीव करने के बाद मतलब ये फ्रेम 1 सेंड हुआ, तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, 2 होता है, बिकॉज अब रिसीवर को क्या चाहिए, 2 चाहिए। रिसीवर को 1 रिसीव हो गया, नेक्स्ट क्या चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो 2 मतलब एक्नॉलेजमेंट का नंबरिंग अब 2 होता है। तो ये विंडो जो है 1 क्रॉस हो गया है, तो ये विंडो जो है अब यहाँ पर आ जाता है, तो 2 सेंड हो जाता है। फिर जब 2 भी रिसीव हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो 2 बिकॉज रिसीव हो गया, तो विंडो और स्लाइड होके फिर किधर जाता है, 3 में आता है, बिकॉज वहाँ पर विंडो का साइज़ ओनली 1 होता है, एक टाइम पे एक ही सेंड होता है। यहाँ पर बेनिफिट है कि हम लोग मल्टीपल फ्रेम को एट अ टाइम पे सेट कर सकते हैं। कैसे होता है, सपोज में विंडो साइज़ यहाँ कंसिडर करते हैं, विंडो साइज़ WS, दैट में विंडो साइज़, सपोज विंडो साइज़ यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 विंडो ले लेते हैं। दैट मीन एट अ टाइम पे इतने फ्रेम को सेंड हो सकते हैं, एट अ टाइम पे सेंड हो सकते हैं। क्या मीनिंग,
स्टॉप एंड वेट में एक सेंड हुआ, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक सेकेंड सेंड नहीं होता। यहाँ पर ये है कि विदाउट वेटिंग द एक्नॉलेजमेंट, ये जितने विंडो में जितने भी है, विंडो का जितना साइज़ है उतने फ्रेम को हम लोग सेंड कर सकते हैं बिना एक्नॉलेजमेंट का वेट किए हुए। कैसे वर्क करता है? सिंपली सबसे पहले क्या सेंड होगा, इधर से 1 सेंड हुआ, ओके इधर का विंडो साइज़ अभी 1 ही है ना, रिसीवर का विंडो साइज़ 1 ही है। यहाँ पर सेंडर विंडो साइज़, रिसीवर विंडो साइज़ क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होता है। सेंडर विंडो साइज़ 4 हो गया सपोज, तो यहाँ से क्या हो गया, 1 रिसीव हो गया। इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देंगे। अब एक्नॉलेजमेंट रिसीवर तक नहीं रीच किया है, लेकिन 1 को सेंड कर दिया है, तो विंडो में अभी नेक्स्ट में क्या है, ये विंडो में नेक्स्ट में 1 के बाद क्या है 2, तो 2 को 2 यहाँ से सेंड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट विंडो में क्या है 3, तो फिर अब 3 सेंड हो जाएगा, ओके यहाँ से ये 2 सेंड हो गया, तो यहाँ से 3 सेंड हो गया। नेक्स्ट विंडो में क्या है 4, अब 4 सेंड हो जाएगा। तो 4 तक अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया है तब तो ओके है, इन दैट केस हम लोग विंडो को स्लाइड करते, कैसे स्लाइड करते देखते हैं। बट अगर 4 तक पे भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, अब जाके यहाँ पर वेट करते कि जब तक अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट हम लोग फ्रेम को सेंड नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो विंडो साइज़ है उस विंडो साइज़ को हम लोग सेंड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग द एक्नॉलेजमेंट। अब सपोज़ यहाँ पर कुछ ऐसा सिनारियो हुआ कि 1 सेंड हुआ है, 2 सेंड हो गया है, अब 1 सेंड हुआ, 2 सेंड हुआ, सपोज 3 भी सेंड कर देते, ये 3 भी सेंड हो गया, इधर से 4 भी सेंड हो गया है, ओके। तब तक में क्या हो गया, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिल गया है किसका, ये जो 1 है इस 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, ओके इस 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया। बिकॉज यहाँ पर इसको ऐसा कर लेते हैं थोड़ा पास में, ये 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया। बिकॉज अब 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है, नाउ आवर विंडो कैन बी स्लाइड, इसको हम लोग स्लाइड कर सकते। एक फ्रेम का ओनली एक्नॉलेजमेंट मिला है, दैट मीन्स इसको मैं 1 टाइम जो है स्लाइड कर सकती हूँ। तो नाउ अभी हमारे विंडो में क्या है 2, 3, 4, 5, अब विंडो में 1 नहीं है, वाई, बिकॉज 1 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है। तो जैसे ही 1 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा वैसे ही विंडो स्लाइड कर जाता है। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता विंडो स्लाइड नहीं करता है। क्या करते हैं हम लोग तब तक, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा तब तक उस विंडो में जितने भी फ्रेम है उस सारे फ्रेम को हम लोग लाइन से सेंड कर सकते हैं। बट जैसे ही उस विंडो के सारे फ्रेम सेंड हो गए हैं तब तक अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो फिर वेट करेंगे, और अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया है इन बिटवीन कहीं पर भी, तो विंडो जो है वो एक स्लाइड होगा। जितने का एक्नॉलेजमेंट आएगा उतना स्लाइड कर सकते हो। तो अभी 1 का एक्नॉलेजमेंट आया है तो अभी हम लोग यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट सपोज यहाँ से 2 भी रिसीव हो गया है, 2 भी रिसीव हो गया है, तो 2 का यहाँ से एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गया है। सो यहाँ से 2 का एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गया। अब बिकॉज 2 का एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गया है तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, हाँ। तो विंडो नाउ एक और फ्रेम में मूव कर सकता है, 3, 4, 5, 6। अब हमारे विंडो में कौन कौन से फ्रेम है 3, 4, 5, 6। तो क्या क्या चीज़ सेंड हो सकता है, 4 तो सेंड हो चुका था ऑलरेडी। 4 के बाद जैसे ही 1 का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके बाद ही हम लोग किसको सेंड कर सकते हैं, 5 को सेंड कर सकते हैं। 1 का जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तभी है, बिकॉज जब तक 1 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक विंडो जो है वो स्लाइड नहीं हुआ। जब तक स्लाइड नहीं होगा तब तक हमारे विंडो में 5 नहीं आया है। जैसे ही स्लाइड होगा 5 जैसे एक्नॉलेजमेंट आया विंडो स्लाइड हुआ, और स्लाइड होते फिर हम लोग अपने फ्रेम 5 को सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग वे नहीं सेंड कर सकते, इस मोमेंट तक सेंड नहीं कर सकते हैं। वाई, बिकॉज मुझे 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। जैसे ही ये 2 का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, अगर मेरा विंडो स्लाइड करके एक फ्रेम और हम लोग का नेक्स्ट में चले गया तो 3, 4, 5, 6 अब है फ्रेम में, तो ये वाले विंडो का बताइए सेकेंड वाले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिला है, देन
हम लोग ओनली किसको सेंड कर सकते हैं, 5 तक ऑलरेडी सेंड कर चुके थे, अब हम लोग 6 को सेंड कर सकते हैं। और 6 को सेंड कर दिए, अब सपोज एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेट करेंगे, क्या चीज़ का वेट करेंगे कि रिसीवर के साइड से एक्नॉलेजमेंट मिले। सपोज अगर रिसीवर के साइड से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है लंबे टाइम तक, सो इन दैट केस क्या करते हैं, जो प्रीवियस में होता है सेम वही सिनारियो यहाँ पर भी होता है कि जैसे ही कोई विंडो सेंड जैसे ही कोई फ्रेम सेंड होता है, उस फ्रेम के सेंड होने के साथ ही उसमें क्या होता है, एक टाइमर अटैच कर दिया जाता है। ये सेकेंड फ्रेम सेंड हुआ तो सेकेंड फ्रेम के साथ ही उसका एक टाइमर अटैच हो जाएगा, थर्ड फ्रेम सेंड हुआ तो थर्ड फ्रेम के साथ ही उसका टाइमर अटैच हो जाएगा। सो उस विथ इन अ टाइमर में एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, ऑल विंडो में ऑल फ्रेम को सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं। अगर उस टाइमर में आया तो ठीक, अदरवाइज जैसे ही विंडो मतलब ये टाइमर एक्सपायर होता है तो फिर देखो अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, सपोज 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया यहाँ तक, ये है 3 का यहाँ पर है टाइमर है, यहाँ तक सपोज 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो इन दैट केस फिर 3 को यहाँ से क्या करते हैं, अगेन रीट्रांसमिट कर देते हैं, 3 यहाँ से रीट्रांसमिट हो जाता है। अब रीट्रांसमिट का भी यहाँ पे कुछ रहता है कि कितने फ्रेम को रीट्रांसमिट करना है, क्या ओनली बिकॉज यहाँ पर रिसीवर किसका वेट कर रहा है, 3 का वेट कर रहा है, तो 3 इसको रिसीव हो गया है, या फिर हो सकता है डेटा लॉस हो गया है या एक्नॉलेजमेंट, किसी भी तरीके से सेंडर को क्या मिला है, 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो सेंडर को नहीं पता कि रिसीवर तक रीच किया है कि नहीं किया, तो सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा, कब तक, उसके टाइमर तक वेट करेगा, उसके टाइमर के बाद क्या करेगा, 3 को क्या कर देंगे, एक्नॉलेजमेंट कर देंगे। अब बिकॉज रिसीवर 3 का वेट कर रहा है, 3 के बाद 4 भी सेंड हो गया है, 5 भी सेंड हो गया, 6 भी सेंड हो गया, तो क्या ओनली 3 सेंडर जो है क्या ओनली 3 को रीट्रांसमिट करेगा या 3 के बाद जितने भी फ्रेम सेंड हुए हैं सबको रीट्रांसमिट करेगा। तो इस चीज़ की वजह से ये 2 रूल जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो 2 मेथड है, इसके सब मेथड है, उस सब मेथड में फिर हम लोग उस चीज़ को डिटेल में देखते हैं कि गो बैक एंड में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है एंड सेलेक्टिव रिपीट में कुछ अलग, लेकिन ओवरऑल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है कि जब जो हमारा विंडो का साइज़ है, उस विंडो के साइज़ में जितने भी फ्रेम है वो सारे फ्रेम को लाइन बाय लाइन से सेंड करते जाता है सेंडर, जब और विदाउट वेटिंग द एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही किसी फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो जितने फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट होता है उतना जो है विंडो जो है स्लाइड कर जाता है नेक्स्ट फ्रेम की तरफ। अब नेक्स्ट में जो भी न्यू फ्रेम ऐड हुआ है उसको भी सेंड कर देते हैं, कब तक, जब तक उस किसी प्रीवियस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट ना मिले तब तक हम लोग उसको सेंड करते हैं। एक्नॉलेजमेंट अगर मिल जाता है तो फिर स्लाइड होता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो टाइमर तक वेट करते हैं, टाइमर एक्सपायर होने के बाद रीट्रांसमिट करते हैं उसको। क्लियर है, यस और नो? ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना कि अभी मेरे प्रेजेंट विंडो में कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, ये इधर डिज़ाइन होगा तो हम लोग इधर से ले लेते हैं। ओके, हाँ ये है हमारे पास। ओके, तो अभी हमारे विंडो में प्रेजेंट में कौन कौन से फ्रेम है, प्रेजेंट में हमारे पास देखो फ्रेम तो बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत फ्रेम होंगे, बट जितना विंडो साइज होगा उतने ही फ्रेम को हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीवर सेंड कर सकता है। अब इसमें देखो जो फ्रेम नंबर 1 है वो रिसीवर को सेंड भी हो चुका, 1 और 2 दोनों, और दोनों का एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी हो चुका है, सेंडर ने सेंड भी कर दिया और दोनों का एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो गया है। ओके, कैसे पता चल रहा है दोनों का, दोनों सेंड हो गए, कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ये इस फ्रेम के लेफ्ट में है। ओके, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, ये कैसे पता चल रहा है, बिकॉज विंडो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट फ्रेम से ही स्टार्ट होगा, बट विंडो जो है फर्स्ट फ्रेम में ना होके इन बिटवीन किसी फ्रेम में है, किसी इंटरमीडिएट फ्रेम को इंटरमीडिएट कोई फ्रेम है इसमें, दैट मीन्स विंडो ऑलरेडी स्लाइड होके नेक्स्ट फ्रेम तक रीच किया, डायरेक्टली यहाँ तक तो आएगा नहीं, 3 से स्टार्ट होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, देन ओनली 1 और 2 का मिल गया, देन ओनली वो स्लाइड होके 3, 4, 5, 6 तक गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सेंड भी हो गए, दोनों का एक्नॉलेज भी हो गया है। 4, 3, 4, 5
एंड 6 की बात करें तो ये 4 फ्रेम जो है ये सेंड हो चुका है, बट रिसीवर को इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। कैसे पता चल रहा है सेंड हो गया है? वाई? बिकॉज ये फ्रेम में है, फ्रेम में है तो सेंड हो, सॉरी विंडो में है, दैट्स वाई वी कैन से कि सेंड हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता तो विंडो स्लाइड होकर नेक्स्ट फ्रेम के पास जाता, बिकॉज विंडो अभी भी इसी फ्रेम के पास है, दैट मीन्स इसका भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। मिलने पर वो स्लाइड हो जाता, वो फ्रेम फिर विंडो में नहीं रहता। ओके और नेक्स्ट जो ये 6 नॉट 6 7 8 9 10 जो है ये अभी तक सेंड ही नहीं हुआ हुआ है, बिकॉज विंडो के बाद ये विंडो है, विंडो के बाद में आएगा फिर 7 8 9 10, विंडो अभी 6 फ्रेम तक ही है। ओके ओके सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब इसी बेसिक वर्किंग को गो बैक एंड ने भी पिक किया है एंड सेलेक्टिव रिपीट ने भी पिक किया है। कैसे होता है उसमें देखते हैं। ओके सो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा इसमें कुछ टर्म्स भी है, इस टर्म्स को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा ये थ्योरी देख लेते हैं। देखो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ऑब्वियसली बात है डेटा ट्रांसफ़र की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना, बिकॉज प्रीवियस वाले में इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इफ़िशियंसी काफ़ी कम था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जाता था। बैंडविड्थ को हम लोग सही वे से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, उसको बेटर वे से यूटिलाइज करने के लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आया। ये क्या कर रहा है? इट अलाउ मल्टीपल डेटा फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड विदाउट वेटिंग फॉर इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट का वेट किए भी नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो सेंड हो जाता है। प्रोटोकॉल इन्वॉल्व्स विंडो होता है, इसमें किसका विंडो है? फ्रेम्स का विंडो होता है, दैट कैन बी सेट विदाउट एक्नॉलेजमेंट विदाउट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट मिले या ना मिले, विंडो जो है उस विंडो में जितने फ्रेम है वो सब कुछ सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पाइपलाइनिंग। अब पाइपलाइनिंग वर्ड हम लोग नहीं देखे हैं, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में पाइपलाइनिंग नहीं होता है भाई, बिकॉज वहाँ एक ही फ्रेम सेंड कर रहे हैं ओनली। जब एक ही फ्रेम सेंड किया तो पाइपलाइनिंग का मीनिंग क्या है कि एट अ टाइम पे मल्टीपल वर्क हो रहा है। यहाँ पर जैसे सबसे बेस्ट इसमें ये लिया जाता है, कार का एक एग्जांपल लिया जाता है कि कार का अगर डिज़ाइनिंग करना है तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि एक कार को कम्प्लीटली डिज़ाइन करें उसके बाद नेक्स्ट कार को डिज़ाइन करते हैं। वो पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में चलता है कि कार को सबसे फर्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट फेज़ में जो है फेज़ 1 में कार का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिए, सेकेंड में क्या कर लिए कि कार के व्हील्स वगैरह हो गए, उसके ब्रेक वगैरह जो है उसको सेट कर लिए। सेकेंड थर्ड फेज़ में क्या हो रहा है कि उसके आउटर पोर्शन को लगा दिए, आउटर बॉडी को लगा दिए। फोर्थ में क्या कर रहे हैं कि उसमें कुछ कलर वगैरह जो करना है उस कलर को कर लिए। तो ऐसा नहीं होता कि एक कार अगर है शोरूम में, नॉट शोरूम, एक कार अगर है तो वो एक कार जब तक कंप्लीट ना डिज़ाइन हो जाए तब तक नेक्स्ट कार को डिज़ाइन कर, ऐसा नहीं। डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे ही कोई कार 1 है, कोई कार 1 अगर यहाँ पर है, कार 1 अगर यहाँ पर है, ओके फेज़ 1 में अगर अभी है, ओके तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कोई कार फेज़ 1 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक फेज़ 2 में जब तक उसका बेसिक डिज़ाइनिंग ही नहीं हुआ है तो फिर उसमें सपोज़ व्हील वगैरह लगाना, ब्रेक वगैरह लगाना, वो कैसे लगाएंगे। तो कार 1 का ये यहाँ का फेज़ 1 का काम है। कार 1 का जैसे ही फेज़ 2 में जाएगा, दैट मीन्स अब उसका बेसिक डिज़ाइनिंग हो गया है, उसमें सपोज व्हील वगैरह लगा रहे होंगे, ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे होंगे। सो इन दैट केस फेज़ 1 फ्री है तो फेज़ 1 में किसको डाल देंगे? सेकेंड कार जो है फेज़ 2 में चला जाएगा, नॉट फेज़ 2, फेज़ 1 में। अब फर्स्ट कार जो है सपोज फेज़ 3 में गया है, फेज़ 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग? आउटर बॉडी जो है कार का वो लगा रहे हैं, तब तक फेज़ 2 खाली है, फेज़ 2 में कोई वर्क नहीं हो रहा है। और फिर कार 2 जो है, कार 2 का बेसिक डिज़ाइनिंग हो चुका है, तो अब कार 2 को किस में भेज देंगे हम लोग? फेज़ 2 में भेज देंगे, और कार 3 तब तक यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ये अगर C1 यहाँ है तो C2 यहाँ आ जाएगा, C3 यहाँ आ जाएगा, C4 यहाँ आ जाएगा। और अगर C1 का कंप्लीट हो चुका है, वर्क अगर कंप्लीट हो गया तो C1 आउट बाहर हो जाएगा, मतलब C1 कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है, तो C2 अब इधर आ जाएगा, C3 इधर आएगा, C4 और कोई न्यू कार को फेज़ 1 में देंगे। तो पाइपलाइनिंग कुछ ऐसा वर्क करता है कि एट अ टाइम पे मल्टीपल वर्क हो रहे हैं वहाँ पर।
एक कंप्लीट वर्क को डिवाइड कर दिए मल्टीपल वर्क एक साथ में हो रहा है। बट ये चीज़ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज एक फ्रेम सेंड किया, वेट कर रहे हैं उसके एक्नॉलेजमेंट का, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा तब तक वेट ही कर रहे हैं हम लोग। तो इन दैट केस कोई पाइपलाइनिंग नहीं होता। बट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है कि 1 3 4 कि इतने को पूरे को सेंड कर देते हैं एक एक करके, फर्स्ट 1 देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, कब तक सेंड करते हैं जब तक किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है। जैसे ही 1 का एक्नॉलेजमेंट आता है तो विंडोज स्लाइड करके फिर नेक्स्ट में चले जाता है। 5 सेंड हो रहा है तब तक 2 का सपोज आ जा रहा है एक्नॉलेजमेंट, तो फिर विंडो और स्लाइड हो जाता है, फिर और स्लाइड होकर नेक्स्ट में जाता है। तो एट अ टाइम पे मल्टीपल फ्रेम्स पे यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड किया जा रहा है एट अ टाइम पे। ओके ठीक है, तो कोई भी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता स्टॉप एंड वेट ARQ में, बिकॉज वी नीड टू वेट फॉर अ फ्रेम टू रीच डेस्टिनेशन एंड बी एक्नॉलेज बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम कैन बी सेंड। वेट करना पड़ता है यहाँ पर। बट पाइपलाइनिंग सेवरल फ्रेम्स कैन बी सेंड बिफोर वी रिसीव द फीडबैक ऑन द प्रीवियस वन। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट किस में हो रहा है? हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ को हमने देख लिया है। अच्छा, क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं इसमें? एक होता है विंडो साइज़। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सबसे फर्स्ट होता है विंडो साइज़। तो विंडो साइज़ क्या होता है? इनिशियल टाइम पर ही जब ट्रांसमिशन स्टार्ट करना है, डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले ही क्या होता है, विंडो साइज़ डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या होगा। तब विंडो साइज़ का एग्रीमेंट कि जनरली सेंडर का विंडो साइज़ जो है क्या रखना है, रिसीवर का विंडो साइज़ क्या रखना है। तो सपोज सेंडर का विंडो साइज़ n है और रिसीवर का विंडो साइज़ 1 है। ये कब होता है? ये होता गो बैक एंड में कि सेंडर का विंडो साइज़ n है और रिसीवर का विंडो साइज़ 1 है। बट अगर सेलेक्टिव रिपीट की बात करें तो सेलेक्टिव रिपीट में सेंडर का विंडो साइज़ भी n होता है और रिसीवर का विंडो साइज़ भी n होता है। दैट मीन्स सेंडर भी एट अ टाइम पे मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकता है और रिसीवर भी एट अ टाइम पे मल्टीपल फ्रेम को रिसीव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेम नंबरिंग। फ्रेम का नंबरिंग करते हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। उसी नंबरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। अब मुझे n फ्रेम को सेंड करना है, n फ्रेम सपोज सेंड करना है, n फ्रेम मतलब मेरे विंडो का साइज, मेरे सेंडर विंडो साइज सपोज n है। तो मैं कितने फ्रेम को मेरे विंडो में कितने फ्रेम होंगे? मेरे विंडो में 0 1 2 3 करते करते लास्ट कहाँ तक जाएगा? n-1। सपोज विंडो का साइज क्या है? 4 है, तो मेरे फ्रेम में क्या होगा? 0 1 2 3 ऐसा होगा। फिर अगेन स्टार्ट हो जाता है 0 1 2 3 से, 0 1 2 3 फिर अगेन स्टार्ट होता है। ठीक है, बट अभी ऊपर हम लोग एग्जांपल लिए थे तो उसमें सिंपल करने के लिए कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंपली 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू किए थे। लेकिन जो सीक्वेंस नंबर होता है वो ऑलवेज किससे होता है? 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? जो हम लोग n कंसीडर करके चलते हैं वहाँ तक जाता है। देन सेंडर का एक्शन क्या होता है? सेंडर क्या करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, जो फ्रेम होते हैं, फ्रेम जो 0th फ्रेम से स्टार्ट करता है और अप टू कहाँ तक? अप टू n-1 फ्रेम तक क्या कर देते हैं? सेंड करता है, जब तक किसी इंडिविजुअल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। लाइक मैं 1 2 3 4 को सेंड करेंगे, तब तक सेंड करेंगे जब तक ये 1 का एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। जैसे ही 1 का एक्नॉलेजमेंट हुआ तो मेरे विंडो में क्या आ गया? 2 3 4 5। अब 5 को भी सेंड करेंगे कब तक? जब तक 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रिसीवर का क्या एक्शन होता है? रिसीवर फ्रेम को रिसीव करके उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्नॉलेजमेंट है उस एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर देता है। ओके, सेंडिंग एंड रिसीविंग फ्रेम क्या होता है इसमें? As the sender starts sending frame, the receiver acknowledgement they received. Okay, the sender window slide forward allowing it to transmit new frame. क्या बोला जा रहा है कि ये वही बात है कि ये सेंडर के विंडो में क्या है? 1 2 3 4 है सपोज। ओके, जैसे ही 1 रिसीव हो गया, रिसीवर को 1 रिसीव हो गया, 1 का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, तो विंडो जो है स्लाइड करके किस में चले जाएगा? नेक्स्ट फ्रेम के पास चला जाएगा। तो उसी स्लाइड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया गया है।
क्लियर है? रीट्रांसमिटर, रीट्रांसमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी फ्रेम का सेंडर कब तक करता है 1 2, हाँ हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, सेंडर क्या करता है, 1 को सेंड किया, जैसे ही 1 सेंड हुआ इसका टाइमर लग गया, 2 सेंड हुआ टाइमर लग गया इसका, 3 सेंड हुआ टाइमर हो गया। तो कब तक इसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं? इस टाइमर तक। अगर इस विथ इन अ टाइमर में सपोज यहाँ पर कहीं पर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, इस टाइमर तक अगर कोई इस टाइम जैसे ही एक्सपायर हो रहा है तब तक अगर कुछ नहीं आया एक्नॉलेजमेंट, तो फिर से यहाँ पर हम लोग किसको सेंड कर देते हैं, 1 अगर इधर सेंड हुआ तो अगेन 1 को सेंड कर देते हैं। तो रिट्रांसमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ ऐसा होता है कि टाइमर, ये वही है फ्लो कंट्रोल के जैसे ही है यहाँ पर, कि टाइमर तक वेट करेंगे उसके बाद सेंड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, देखना, इसको मैं इधर बताती हूँ। ये कुछ को डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, क्या क्या चीज़ें टर्म्स यहाँ पर देखो। टू गेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिंक, लिंक का यूटिलाइजेशन मतलब ये सेंडर है ये रिसीवर है, दोनों क्या है, एक कनेक्टेड, एक लाइन से इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, ये लाइन से कनेक्टेड है। इसी केबल की बात किया जा रहा है, ये जो लिंक है ये चैनल है, इसी की बात कर रहा है कि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए सेंडर का विंडो साइज जो है 1+2a होता है, ठीक है। जनरली ऐसा कंसीडर करके चलते इसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। फिर इंडिविजुअल जो सेलेक्टिव रिपीट है और गो बैक एन है, इसमें फिर अपना होता है। तो इन दैट केस सेंडर विंडो साइज़ क्या होता है 1+2। वाई 1+2 हम लोग ले रहे हैं बिकॉज हम लोग को पता है कि इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी होता है इधर क्या, यूज़फुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ये देखिए हम लोग लास्ट क्लास में, तो टोटल टाइम को हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुके कि क्या होता है 1+2a। ओके, वेयर ए क्या है, TP अपॉन TT, ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले। तो ये है मेरा टोटल टोटल टाइम है। यूज़फुल टाइम करने के लिए क्या है कि इस टोटल टाइम में मैं जितने मतलब फ्रेम पॉसिबल है सारे फ्रेम को मैं सेंड कर दूँ, मतलब इस टाइम को मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। तो इन दैट के जितने टाइम है उतने ही फ्रेम सेंड कर दो, तो 1+2a हो जाता है इस तरीके। तो जितना जनरली क्या होता है एट अ टाइम पे स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, एक बार में बस एक ही सेंड होता हुआ है बिकॉज सेंडर का विंडो साइज़ बस एक होता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में एक बार में कितने फ्रेम सेंड कर सकते हैं, जितना विंडो का साइज़ है। तो विंडो का साइज़ अगर मैं 1+2a कंसीडर कर लूँगी तो 1+2a फ्रेम सेंड हो रहा है, और टोटल टाइम भी मेरा क्या है 1+2a, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1 दैट मीन्स 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर 100%। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा 100%, बट ऑल द टाइम 100% वो चैनल होता नहीं है, ठीक है। उसी के बेस पे जो प्रैक्टिकल विंडो साइज़ होता है एन होता है, सेंडर विंडो साइज, सेलेक्टिव रिपीट और इसमें गो बैक एन में। ओके, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर मैक्सिमम यूटिलाइज करना लिंक को तो सेंडर के विंडो का साइज़ क्या रख दो 1+2a। ओके, तो सीक्वेंस नंबर फिर कितना चाहेगा, जितने सेंडर है उसमें जितने फ्रेम है। सीक्वेंस नंबर किसको बोल रहे हैं, विंडो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इस विंडो में मेरे 4 फ्रेम आ सकते हैं। सीक्वेंस नंबर क्या है कि कितने बिट्स के हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट, लाइक अगर मैं ले रही हूँ 0 1 2 3, अगर ये ले रही हूँ तो ये 0 जो नंबरिंग हो रहा है ना, इस नंबरिंग को हम लोग सीक्वेंस नंबर बोल रहे हैं। सीक्वेंस नंबर 0, सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3, ये सीक्वेंस नंबर हो गया। बट ये जो 4 है, दिस 4 इज़ योर व्हाट विंडो साइज। तो इसी सीक्वेंस नंबर की बात की कि मिनिमम कितने सीक्वेंस नंबर की नीड है, तो मिनिमम जितने विंडो साइज है उतने ही मेरे को सीक्वेंस नंबर की नीड होगी। तो बिट्स जनरली ये हो रहा है कि अगर मेरे पास सीक्वेंस नंबर मेरे को 4 जैसे 0 1 2 3 मेरे को 4 फ्रेम को सेंड करना है,
4 फ्रेम मतलब सेंडर विंडो साइज जो हो गया, सपोज मेरा 4 है, तो इसको सेंड करने के लिए मेरे को नंबरिंग कैसे करना होगा, 0 1 2 3, यही होगा मेरा नंबरिंग। मतलब मेरे को 4 सीक्वेंस नंबर की नीड है, 4 सीक्वेंस नंबर की नीड है। और इस 4 सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की नीड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो, इसका 2 का पावर ले लो। तो 4 को मैं 2 के पावर में क्या कर सकती हूँ, 2 के पावर 2। दैट मीन्स ये 4 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस 4 सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 बिट्स की नीड है। कैसे, 0 0 करूँगी तो 0 आ जाएगा, 0 1 की हेल्प से 1, 1 0 के हेल्प से 2 एंड 1 1 के हेल्प से 3 आ जाएगा। तो ये मेरे को 4 सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को 2 बिट्स की नीड है। कैसे पता चला, उसको 2 के पावर में कर दो। तो अगर मैं 4 को बोल रही हूँ कि 4 को अगर 2 के पावर में लिखूँगी तो मैं 2 टू पावर 2 कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरे को 2 बिट्स की नीड है। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ 8 फ्रेम, 8 मेरे सीक्वेंस नंबर है, 2 दी पावर 3 हो गया, दैट मीन मेरे को 3 बिट्स की नीड है। ओके, सिमिलरली अगर मेरे सीक्वेंस नंबर अगर n है, ये n नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, n तो क्या यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसा कर लेते, इसका अपोजिट लेके चलती हूँ। अपोजिट कैसे, कि अगर मेरे के सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 बिट्स अवेलेबल है, तो टोटल कितने सीक्वेंस नंबर होंगे, सीक्वेंस नंबर ये बिट्स है, इतने बिट्स है मेरे पास, तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, 2 बिट्स है तो कितने सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं, 2 दी पावर 2, दैट मीन्स 4। 3 बिट्स है तो टोटल कितने सीक्वेंस नंबर होंगे, 2 दी पावर 3, दैट मीन्स 8। और अगर मेरे पास यहाँ पर n बिट है, n है सपोज, तो इसको सपोज मैं 2 दी पावर n लिख रही हूँ, n मेरे को पता तो है नहीं क्या है, तो 2 दी पावर n कर रही हूँ। दैट मीन मेरे को n बिट्स की नीड है, टोटल n सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट किया तो 2 दी पावर n करूँगी तो ये अगर नहीं आना जाएगा। सो क्या है कि अगर मेरे को सीक्वेंस नंबर पता है, सीक्वेंस टोटल सीक्वेंस पता है, तो उसके हेल्प से बिट निकाल लो, अगर बिट पता है तो बिट के हेल्प से सीक्वेंस निकालो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा ये पता होगा आप लोगों को कि जो एक्सपोनेंट होता है और लॉग होता है, दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो वही है, इस चीज़ को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे n है मेरा टोटल सीक्वेंस, दिस इज़ माई टोटल सीक्वेंस नंबर, तो इसके लिए मेरे को कितने बिट्स की नीड है, तो इसको मेरे को लिखना होगा log 2 n और इसकी सील, इसकी टोटल की ये सील वैल्यू, इतने बिट्स की नीड है। n की वैल्यू को चलो 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर इसमें निकल रहा है क्या, तो log 2 n की वैल्यू क्या है 4। ओके, कभी भी यहाँ पर लॉग में यहाँ पर अगर 2 है तो हमेशा ये वाले जो वैल्यू है बेस है, इसको हमेशा 2 के पावर में रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया करो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बता रही हूँ। तो ये log 2 हुआ, 4 को क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। ओके, तो कभी भी लॉग की ये वैल्यू के मतलब ये बेस के पावर में कुछ होता है तो इस पावर को हम लोग सामने ला के और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं log 2 से। ठीक है, मतलब ये एज इट इज़ रहेगा और ये जो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होते हुए फ्रंट पे आ जाता है। तो इस तरीके से हुआ। हमेशा कभी भी यहाँ पर ध्यान रखो, log 2 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, मतलब इसका ये बेस और ये वैल्यू अगर सेम है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर देखो log 2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया 2। तो 4 सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को 2 बिट्स की नीड है। ओके, सो वी कैन से कि मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि सीक्वेंस नंबर मेरे पास क्या है 1 + 2 है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए। ऐसे जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के जैसे इसको लिया जा रहा है, प्रैक्टिकली इतना विंडो साइज या सीक्वेंस नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 100% हम लोग इफ़िशियंसी नहीं रख पाते। हाँ, मैक्सिमम इफ़िशियंसी रख सकते हैं बट 100% नहीं होता है। तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर मेरे को इतना चाहिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट्स की नीड है, log के पावर लिख दो। तो बिट्स रिक्वायर्ड इन सीक्वेंस नंबर, फिर log 2 और ब्रैकेट में क्या कर दो ये, इसके हमेशा क्या लेते हैं सील वैल्यू। सील वैल्यू समझते हो क्या, सील वैल्यू का मीनिंग क्या है, चलो इसको भी बता देती हूँ। अगर मैं सपोज 2 दी पावर 5 लिखी हूँ तो इसकी सील का मतलब क्या होता है, टॉप। आपके ऊपर में क्या है, सील है, सीलिंग फैन होता है, मतलब आपके ऊपर है। तो 2.5 से जस्ट अबव वैल्यू जो एब्सोल्यूट हो विदाउट पॉइंट वाली, तो 2.5 से जस्ट अबव वैल्यू क्या जो एब्सोल्यूट हो
दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा। और 2.5 की फ्लोर कहाँ होता, फ्लोर हमेशा नीचे होता, आपके नीचे है फ्लोर, तो फ्लोर मतलब 2.5 से जस्ट बिलो वाली वैल्यू जो एब्सोल्यूट हो, मतलब जिसमें कोई पॉइंट ना हो, तो वो क्या होता है 2। तो ये दिस इज़ दी व्हाट, दिस इज़ दिस सील एंड दिस इज़ द फ्लोर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर वही लिया गया कि हमेशा क्या करते हैं, इसकी हम लोग सील वैल्यू लेते हैं। ओके, क्लियर है। एक और चीज़, अगर n बिट्स ही गिवन है, जैसे इसमें मैं बताई कि अगर आपके पास 3 बिट्स अगर है सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कितने सीक्वेंस पॉसिबल है, 2⁻³ पॉसिबल है। अगर आपको पता है कि आपके पास 8 सीक्वेंस नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की नीड है, log 2 8 कर दो, इतने बिट्स की नीड है, दोनों एक ही है। तो अगर n बिट्स गिवन है सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने की, तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा, 2⁻10 पावर में कर दो। तो इफ़िशियंसी यहाँ पर से क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस नंबर जितने हैं उतने ही हम लोग सेंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो 2n को क्या कर देंगे हम लोग 1 + 2a से डिवाइड कर देंगे, तो 1 + 2a 2a टोटल हो जाएगा। 2n क्या चीज़ हो रहा है, सीक्वेंस नंबर, तो उतने सीक्वेंस नंबर एक बार में हम लोग सेंड कर रहे हैं। सेंडर विंडो साइज मिनिमम में किसको ले लेते हैं, इधर 1 + 2a और 2n, ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मेरे सेंडर विंडो का साइज़ होता है। ये जितने भी ये कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो अभी हम लोग जो स्टॉप एंड वेट और सेलेक्टिव रिपीट देखेंगे उसमें होगा। इसमें हम लोग थियोरेटिकल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सेंडर विंडो साइज इतना रखना पॉसिबल नहीं है। ओके, सीक्वेंस नंबर भी था, वाई, बिकॉज इफिशिएंसी 100% चले जा रहा है ना, उसके बेस पे सीक्वेंस नंबर इतना आ रहा है, उसके बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बिट्स है। बट अगर मेरे पास बिट्स ही गिवन है तो सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो उसके बेस पे इधर विंडो साइज क्या होगा, 1 + 2a 2n, दोनों में जो भी n जो भी मिनिमम होगा वो मेरे सेंडर विंडो का साइज हो जाएगा। क्लियर है। ओके, थोड़ा सा रहते हैं हम लोग थ्योरेटिकल में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग गो बैक n को समझते हैं। चलो यहाँ से बताती हूँ मैं। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिया। अब इसका जो फर्स्ट है दैट इज मीन्स गो बैक n प्रोटोकॉल, इसको फर्स्ट समझते कि इसमें क्या करना है। कुछ इसमें बेसिक रूल्स है, उस रूल्स को पहले देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जो मैं शॉर्ट चलो लिख देती हूँ, सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज ये यहाँ पर क्या होता है, n होता है। गो बैक n में ये जो n होता है दिस रिप्रेजेंट योर व्हाट, सेंडर विंडो साइज। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे गो बैक 10 आ गया, गो बैक 5 आ गया, तो ये जो 10 है या 5 है दिस रिप्रेजेंट दी सेंडर विंडो साइज। ओके, ये फर्स्ट है। सो अगर मेरे पास गो बैक 5 है तो 5 हो जाएगा विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज। 10 है तो 10 हो जाएगा सेंडर विंडो साइज। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो रिसीवर होगा, रिसीवर का विंडो साइज क्या होता है, यहाँ विंडो साइज ये ऑलवेज 1 होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक और चीज़ होता है कि इसमें जो एक्नॉलेजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट हम लोग देखे हैं कि एक फ्रेम रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट करेंगे, दूसरा फ्रेम सेंड हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसका मीनिंग क्या है ये मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग इसको एग्जांपल से। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है यहाँ पर, तो 2 एक्नॉलेजमेंट होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, सेकेंड वन होता है इंडिविजुअल। चलो पहले एक्नॉलेजमेंट ही समझ लेते हैं कि क्या है। तो सपोज दिस इज़ माई सेंडर एंड दिस इज़ माई रिसीवर। ओके, सेंडर ने क्या सेंड किया, इधर से 0 सेंड किया। ओके, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। सपोज़ ये 3, चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 फ्रेम सेंड हो रहा है। ये 4 फ्रेम जो है विंडो ने सेंड किया है, सेंडर ने सेंड किया, सॉरी नॉट विंडो ने सेंड किया है।
सो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट अगर सब का एक्नॉलेजमेंट मुझे एक साथ मिल रहा है, दैट मीन्स अगर 20123 सेंड हो चुका है तो रिसीवर चाह रहा है कि अब मैं, क्योंकि रिसीवर के पास जो विंडो है इसमें 0 आ गया है, ओके, 0 के बाद 1 भी आ गया है, 1 के बाद 2 भी आ गया है, 2 के बाद 3 भी आ गया है, तो रिसीवर को नेक्स्ट किसकी नीड है, 4 की नीड है, तो वो 4 यहाँ से सेंड होता है, जो एक्नॉलेजमेंट का नंबरिंग होगा वो उसमें क्या कर देगा, ये 4 कर देगा। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि 4 से पहले जितने भी फ्रेम हैं वो सब सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड योर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव का मतलब कि इंडिविजुअल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंड मत करो, एक साथ मल्टीपल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट एक साथ सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर हम लोग एक साथ सेंड कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। और ये जो इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट है ये वही है जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक, कि यहाँ से इस तरीके से सेंड हुआ सबसे फर्स्ट में 0, ओके, सो 0 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। यहाँ से 1 सेंड किए तो 1 का एक्नॉलेजमेंट, 2 सेंड किए हैं 2 का एक्नॉलेजमेंट, 3 सेंड हुआ 3 का एक्नॉलेजमेंट। सो यहाँ पर 0 का एक्नॉलेजमेंट इंडिविजुअल आएगा, ये 1 के फॉर्म में आएगा, ओके। 2 का एक्नॉलेजमेंट इंडिविजुअल आएगा, ये 2 का आया, मतलब ये 1 आया तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 कर लो इसको, बिकॉज अगर 2 यहाँ तक रिसीव, नंबरिंग अभी रहने दो। 2 का ये 1 का एक्नॉलेजमेंट आया, 2 का एक्नॉलेजमेंट आया, फिर यहाँ से 3 का एक्नॉलेजमेंट आएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट जितने फ्रेम सेंड हो रहे हैं सबका इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट जाता है, एंड क्यूमुलेटिव में जितने फ्रेम सेंड होते हैं तो एक साथ मल्टीपल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट हम लोग सेंड कर देंगे। सो जनरली क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं गो बैक एंड में, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट यूज़ होता है सेलेक्टिव रिपीट में। क्यों होता है ऐसा, ये कॉन्सेप्ट भी अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज दोनों का वर्किंग इस तरीके से है कि क्यूमुलेटिव ही गो बैक एंड के लिए बेटर है और इंडिपेंडेंट जो सेलेक्टिव रिपीट के लिए बेटर है। इसकी वर्किंग से और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 4th एक होता है इसका फीचर, 4th वन, तो क्या 3 देख चुके हैं हम लोग कि सेंडर का साइज होगा n, रिसीवर साइज 1, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट इसमें यूज़ होता है, एंड एक मिनट में ओके, ये हुआ। एंड नेक्स्ट है कि जो आपका सीक्वेंस नंबर है और जो विंडो साइज़ है, दोनों के रिलेशनशिप की बात किया जाता है। दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा इसमें, रिलेशनशिप, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सेंडर का विंडो साइज क्या है, WS मतलब सेंडर विंडो साइज इज n। रिसीवर विंडो साइज क्या है मेरे पास, गो बैक एंड में 1 है, सो इन दैट केस सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, इन दैट केस दिस सीक्वेंस नंबर यहाँ हो जाएगा n+1, मतलब सेंडर विंडो साइज रिसीवर विंडो साइज दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस नंबर हो जाता है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर सपोज इसके पीछे का अगर रीज़न हो कि क्यों ये ऐसा है, तो ये जनरली बोला जाता है कि किसी भी टाइप के डुप्लीकेट पैकेट जो होते हैं, डुप्लीकेट फ्रेम होते हैं, डुप्लीकेट पैकेट जो होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेट पैकेट प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सीक्वेंस नंबर को हम लोग एक एक्स्ट्रा रखते हैं,
ठीक है। जो सेंडर का विंडो साइज होता है उससे एक एक्स्ट्रा रखते हैं, एक एक्स्ट्रा मतलब सेंडर का विंडो साइज रिसीवर के विंडो साइज जितना मिला ऐड कर देते हैं उतना हम लोग रखते हैं। क्यों? डुप्लीकेट पैकेट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्या चीज़ की, कि मेरा सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे? सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज से ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। ओके सो इसके हेल्प से अगर n+1 है मेरे पास तो इसके लिए बिट्स कितने बिट्स की नीड है? बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर। ये कितना हो जाएगा? n+ हम लोग 1 कंसीडर करके चल रहे हैं तो बिट्स कितना हो जाएगा? log 2 दिस n+1। क्लियर है? एक मिनट बोलना। तो कैसा होता है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखो। अगर मैंने ये बोला यहाँ पर कि सपोज सेंडर विंडो साइज मेरे पास क्या है? 4 है। रिसीवर विंडो साइज तो मेरे पास क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा। सो सीक्वेंस नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों के हेल्प से सीक्वेंस नंबर यहाँ 4+1 दैट मीन्स यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके सो जो भी मेरे अवेलेबल फ्रेम्स होते हैं, सपोज दिस इज़ माई अवेलेबल फ्रेम्स, इस अवेलेबल फ्रेम्स में अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ कि ये 0 1 2 3 दैट मीन्स विंडो साइज कितना है? 4 है। ओके मतलब मेरे एक विंडो में इतना ही आएगा। अगर मैं इतना ही सीक्वेंस नंबर दे और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? मैं 4 5 6 नहीं कर सकती बिकॉज सीक्वेंस नंबर का मीनिंग है कि इतने बिट्स के हेल्प से ही सारे फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा मेरा? 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, ये आगे ही ऐसे मूव करेगा। तो अगर मैं ये सिनारियो रख रही हूँ जब विंडो साइज मेरा 4 और सीक्वेंस नंबर ये, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है डुप्लीकेट पैकेट प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर कि ये दिस इज़ माई सपोज नंबर ऑफ फ्रेम्स, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर को क्या करते हैं? एक इंक्रीज़ करके लिखते हैं। तो अगर मेरे पास 4 विंडो का साइज़ 4 है तो सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा? 4+1 दैट मीन्स 5। तो ये 0 1 2 अच्छा सॉरी ये 3 होगा ना, दिस इज़ द 3 एंड नाउ दिस इज़ द 4। अगेन फिर स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3 4 और ये कंटिन्यूसली उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएगा। तो सीक्वेंस नंबर क्या है? सिंपली हम लोग जो जितने भी अवेलेबल फ्रेम्स होते हैं उसको नंबरिंग करते हैं। और विंडो साइज क्या है कि एट अ टाइम पे हम लोग कितने फ्रेम को सेंड कर सकते हैं। ओके चलो, तो ये है मेरा बेसिक सिनारियो गो बैक एंड का। अब इसको थोड़ा सा इससे समझते हैं कि कैसे इसका वर्किंग बेसिकली होता है। देखो अच्छे समझना, जो भी प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। दिस इज़ माई सेंडर एंड दिस इज़ माई रिसीवर। ओके दिस इज़ द सेंडर एंड दिस इज़ द रिसीवर। सब यहाँ पर वो हम लोग रख लेते हैं। सिंपल करने के लिए मैं सीक्वेंस नंबर को अभी यही लेके चल रही हूँ। सिंपल करने के लिए 0 1 चलो, या फिर जो विंडो साइज़ हम लोग है, सपोज सेंडर विंडो साइज़ यहाँ पर मेरे पास कितना है? 4 है एंड रिसीवर विंडो साइज़ तो यहाँ ऑनली क्या होगा? 1 ही होगा। तो 4 है तो 4 ही लेते हैं हम लोग। 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? ये 4 तक बाय, बिकॉज अगर WS अगर मेरा 4 है तो विंडोज सीक्वेंस नंबर 5 होगा। तो 0 1 2 3 4 5। फिर अगेन 0 ये 1
ये 2 3 4 और अगेन ये 1 मतलब सॉरी 0, फिर इसके आगे ये कंटिन्यूस चलेगा। अभी प्रेजेंट में मेरे विंडो में क्या है, अभी प्रेजेंट में मेरे विंडो में ये है। ओके तो यहाँ से क्या सेंड हो जाएगा, इधर से यहाँ से मेरे पास से 0 सेंड हुआ। 0 के बाद में वेट करना नहीं है, इमीडिएटली हम लोग 1 को सेंड कर सकते हैं। फिर भी वेट करने की नीड नहीं है, 2 को सेंड कर सकते हैं। अभी भी वेट करने की नीड नहीं है, 3 को सेंड कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद मेरे को वेट करना है, इसके बाद हम लोग सेंड नहीं कर सकते। सपोज़ इन बिटवीन ही मेरे पास क्या आ रहा है, इसका एक्नॉलेजमेंट आ जा रहा है। तो 0 का एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, 0 के एक्नॉलेजमेंट का नंबरिंग क्या होगा, 1 होगा। बिकॉज नेक्स्ट विंडो का साइज़ यहाँ पर भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये विंडो साइज़ क्या है, 0 है। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है। जैसे ही 0 आ गया है, मतलब आया तो 0 1 2 3 है, तो 0 आ गया है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इसके पास क्या था, 1 था, तो इसने जो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, किसका किया, 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है। इन बिटवीन 1 2 3 भी सेंड हो चुका है, बट रिसीवर तक रीच हुआ है नहीं रीच हुआ वो अभी नहीं पता है, लेकिन सेंडर के साइड से सेंड हो गया है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया 1 का, तो ये विंडो जो है स्लाइड करके मूव कर जाएगा, ये नेक्स्ट में मूव करके यहाँ पर आ गया। अब क्या सेंड कर सकता है, अब ये यहाँ से 2 भी सेंड कर सकता है। जैसे ये 1 रिसीव हो गया, यहाँ से ये 2 भी सेंड कर सकते हैं। 2 नहीं सॉरी, मतलब क्या है नेक्स्ट 4 सेंड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 4 सेंड हुआ। सपोज़ यहाँ तक में एक और एक्नॉलेजमेंट आ गया है। एक्नॉलेजमेंट किसका आया है, यहाँ से किसका आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका आएगा। इसका एक्नॉलेजमेंट का नंबरिंग क्या होगा, जैसे ही 1 रिसीव हुआ है, हाँ जैसे 0 रिसीव हुआ था तो 1 सेंड कर दिया एक्नॉलेजमेंट, 1 रिसीव हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा 2, वाई बिकॉज ये 2 का वेट कर रहा है, तो इसके एक्नॉलेजमेंट का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 रिसीव हो गया तो विंडो स्लाइड करेगा, यहाँ विंडो स्लाइड करके अब यहाँ पर आ गया है 2 3 4 अगेन 0 में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आया है तो नेक्स्ट फ्रेम भी सेंड कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद 2 के बाद ही मेरा नेक्स्ट फ्रेम सेंड होगा ना, तो नेक्स्ट फ्रेम भी यहाँ से सेंड हो गया है। ओके, रिसीवर को भी किसकी नीड है, 2 की नीड है। ओके, रिसीवर को 2 की नीड है। 2 भी रीच कर गया यहाँ से रिसीवर के पास, 2 देखो रीच कर गया है ना, तो ये नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट किसका सेंड कर रहा है, इधर 3 का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट किसका सेंड हो रहा है, ये 3 का। ओके, वाई बिकॉज 2 रिसीव हो गया है तो इसको 3 की नीड है, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट में उसने नंबरिंग क्या कर दिया, 3। अब सपोज यहाँ पर हमने सिनेरियो कंसीडर करते कि ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये लॉस हो गया है, ये वाला एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, ये सेंडर तक रीच नहीं किया है। सो विंडो अब यहीं तक रहेगा। इसके बाद अच्छा 3 तो रिसीव हुआ नहीं है, 2 रिसीव हुआ, तो 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग इधर ये वाले फ्रेम का नंबरिंग नहीं किया हो, ये वाले फ्रेम का नंबरिंग कर देते 0 सेंड हो गया। बिकॉज अब 3 रिसीव नहीं हुआ है, 3 का एक्नॉलेजमेंट, तो विंडो यहाँ से स्लाइड हो गया क्या, देखो मैंने 0 तक सेंड कर दिया है, बट अब बिकॉज 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, ये विनर रहता तब एक और स्लाइड करके मैं किसके पास जाती, ये 1 के पास जाती, बट 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, तो अब फाइनली सेंडर कुछ नहीं कर सकता। सेंडर अब कोई फ्रेम सेंड नहीं करेगा, कब तक, जब तक उसको 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता। और 3 का मतलब 2 का एक्नॉलेजमेंट जिसका नंबरिंग 3 होगा, 2 का एक्नॉलेजमेंट का ऑब्वियस बात है, जितने भी फ्रेम सेंड हो रहे हैं सारे फ्रेम्स के साथ क्या है, उसका एक टाइमर सेट है, ये टाइमर सेट है, तो सेंडर सिर्फ इस विद इन अ टाइमर तक में वो वेट करेगा, किसके लिए, 2 के एक्नॉलेजमेंट का, जिसका नंबरिंग क्या है 3 है, वेट करेगा। अगर यहाँ तक वो नहीं रिसीव हुआ है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा, सो इन दैट केस क्या कर देगा, ये रिट्रांसमिट कर देगा। यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग देखते आए हैं कि यहाँ से क्या रिट्रांसमिट होगा, कौन सा पैकेट, किसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, तो 2 को यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, सेंड कर देंगे। ठीक।
ठीक है, क्लियर है? 2 को क्यों सेंड किया? बिकॉज 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। 2 का एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? ये 3 होगा, बट 3 लॉस हो गया है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखना है यहाँ पर, समझना अच्छे से। ओके, कोई अदर कलर ले लेते हैं। देखो, रिसीवर सेंडर ने क्या क्या चीज़ सेंड कर दिया है। सेंडर ने सेंड कर दिया था यहाँ से 2, 3, 4 एंड 5, ये सब रिसीव सेंड कर दिया है। 0, 1 भी सेंड हो चुका, बट 0, 1 की अभी वैल्यू नहीं है। वाई? बिकॉज मेरे करंट विंडो में क्या है? मेरे करंट विंडो में अभी ये ब्लैक वाला, देखो ब्लैक वाला जो विंडो, उसमें क्या है? 2, 3, 4, 5 है मेरे, सॉरी नॉट 5, 2, 3, 4, 0 है मेरे विंडो में। तो सेंडर ने ये सब कुछ सेंड कर दिया है, बट बिकॉज, अच्छा सेंडर ने सब कुछ सेंड कर दिया, तो सेंडर अभी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये वाले पोजीशन पर है, इसको सेंड कर दिया है। जैसे ही अगर 2 का एक्नॉलेजमेंट आता तो ये विंडो स्लाइड हो जाता, और अब स्लाइड होके ये वाले फ्रेम को सेंड करके अभी सेंडर विंडो कहाँ पर रहता? यहाँ पर रहता, कि इसको भी सेंड कर दिया, वो नेक्स्ट का वेट करो, जैसे ही स्लाइड होगा नेक्स्ट को सेंड करेंगे। बट एट प्रेजेंट सेंडर विंडो कहाँ पर है? 0 पर है। किसका वेट करते हुए? एक्नॉलेजमेंट 2 का, बिकॉज 2 जो है विंडो के फर्स्ट में, जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा। जैसे ही 2 का मिलता स्लाइड करते, बिकॉज 2 का विंडो नहीं, 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, सो विंडो इस पोजीशन से, ये जो इस पोजीशन है, इस पोजीशन से ये बैक कर जाएगा, यहाँ से ये बैक करेगा कहाँ तक? जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला होगा। 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो यहाँ तक ये बैक कर जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद इसने जितने भी फ्रेम सेंड किया है, 2 को तो सेंड करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। 2 के बाद इसने जितने भी फ्रेम को सेंड किया होगा, वो सारे फ्रेम्स को यहाँ से क्या कर देंगे? रीट्रांसमिट कर देंगे। तो यहाँ से 3 भी सेंड हो जाएगा, 4 भी सेंड होगा, और 0 भी अगेन सेंड होगा। सो यहाँ से 3 भी सेंड होगा, 4 भी सेंड होगा, और 0 जो है अगेन सेंड होगा। क्लियर है? वाई? बिकॉज रिसीवर विंडो का साइज क्या है? 1 है ओनली। तो ये वेट कर रहा है किसके लिए? 3 के, फ्रेम 3 का वेट कर रहा है, फ्रेम 3 का वेट कर रहा है। और फ्रेम 3 इसको, हाँ 2 रिसीव हो गया, 2 रिसीव करने के बाद ये किसका वेट कर रहा है? 3 का वेट कर रहा है, बट 3 इसको मिला नहीं है, मतलब 3 मिला नहीं है। वाई? बिकॉज सेंडर को 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो 3 को क्यों सेंड करेगा? तो सेंडर यहाँ से क्या सेंड किया? 2 को अगेन सेंड किया, मतलब रिसीवर को पता चल गया। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको भी क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे रखते हैं। ये 2 है, ये 2 इसको रिसीव हुआ है। ओके, इसका एक्नॉलेजमेंट इसने सेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 भी मिला, 3 का भी एक्नॉलेज इसमें सेंड किया। अब रिसीवर वेट कर रहा है किसके लिए? 3 के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। वाई? बिकॉज 2 तो मिल चुका है, 3 का वेट कर रहा है। 3 नहीं मिल के इसको क्या मिल गया यहाँ से? ये देखो, यहाँ पर 3 मिला, ये 3 नहीं, ये 3 नहीं है, सॉरी ये वाला 3 है, ये 3 का वेट कर रहा है। तो 3 ना मिल के इसको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है एंड 0 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 का तो मिल चुका था ये, ओके। तो 2 के बाद वाले नेक्स्ट फ्रेम ना मिल के, 3 ना मिल के इसको 4 और 0 मिल रहा है। बिकॉज वाई? बिकॉज 3 तो लॉस हो गया है, लेकिन 3 लॉस हो गया, लेकिन 4 और 0 तो सेंडर ने सेंड कर ही चुका था, तो इसको बाकी मिला। लेकिन इसके विंडो में इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये एक बार में एक ही चीज़ रिसीव कर सकता, मल्टीपल चीज़ को रिसीव कर ही नहीं सकता है। मतलब अगर सपोज उसके पास कोई एक हाथ से उसने कैच किया है, सपोज रिसीवर ने एक हाथ से कैच किया है, अब वो वेट कर रहा है कि रेड बॉल को ही वो रिसीव करेगा, लेकिन रेड बॉल ना नहीं आए, कोई और बॉल आए, तो उसके हाथ में स्पेस ही नहीं है, तो बाकी बॉल क्या हो जाएगा? बाकी बॉल को भी वो डिस्कार्ड कर देगा। मतलब ये जो दोनों है, ये दोनों को क्या कर देगा? ये डिस्कार्ड कर देगा। दोनों नहीं, ये सबको ये डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि इसको जब तक नेक्स्ट फ्रेम नहीं मिलेगा तब तक ये बाकी सबको डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर है? यस और नो?
तो बिकॉज इसने बाकी सब को डिस्कार्ड कर दिया है, दैट्स वाई जो भी लास्ट जिसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं मिला था, उसके बाद से इसने जिसको भी सेंड किया, 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था तो 2 के बाद इसने जिसको भी सेंड किया था वो सब को रीट्रांसमिट करेगा, बिकॉज सेंडर की रिसीवर की कैपेसिटी नहीं थी। अगर वो सेंड किया भी है ना तो रिसीवर उसको कैच नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी एक ही है, वो पहले उसको रिसीव करेगा उसके बाद ही कोई दूसरे को रिसीव कर पाएगा। वो सीक्वेंस में ही रिसीव करता है, इन ऑर्डर ही सीक्वेंस करता है, आउट ऑफ द ऑर्डर वो रिसीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जितने भी पैकेट्स हैं, नॉट पैकेट, फ्रेम है, ये सारे फ्रेम क्या हो रहे हैं, यहाँ से रीट्रांसमिट हो रहे हैं। ओके, क्लियर है? दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज़ हो रहा है। लाइक अगर यहाँ पर इसका 1 का मिल गया है, मतलब 1 के पहले जितने फ्रेम है सब सक्सेसफुली रिसीव हुआ है। अगर 2 इसको मिला, सपोज़ अगर इसको 1 नहीं भी मिला होता, 2 मिलता है अगर ऐसे इसको, दैट मीन 2 से पहले जितने भी फ्रेम है सबका एक्नॉलेज, सब जो है रिसीव हो चुका है, सबका एक्नॉलेजमेंट हो चुका है। 3 अगर मिला होता तो 3 से पहले सबका मिल गया है। तो एक साथ बिकॉज मल्टीपल फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, सो इन दैट केस अगर एक एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रहा है तो जितने भी हम लोग फ्रेम सेंड किए रहते हैं वो सबको फिर से रिट्रांसमिट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, मैं फ्रेम 0 को सेंड कर चुकी थी, सेंडर फ्रेम 0 को सेंड कर चुका था, बट बिकॉज उसको 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था तो वो वेट कर रहा था। कब तक? टाइमर तक वो वेट कर रहा था। जैसे ही टाइम एक्सपायर हो रहा है तो वो 2 को रीट्रांसमिट करेगा, तो रीट्रांसमिट के लिए वो इस पोजीशन से गो बैक कर जाएगा अपने विंडो के फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, कितना बैक कर रहा है तो यहाँ पर इस वजह से इसका नेम है गो बैक। और कितना बैक कर रहा है? जितना विंडो का साइज़ है। कितना है विंडो का साइज़? हम लोग 4 लिए हैं तो गो बैक यहाँ से 4 हो रहा है, तो ये 1 ये 2, मतलब ये इस यहाँ पर है, ये नेक्स्ट का वेट कर, तो ये इंडिविजुअल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, सो ये मीनिंग होता है गो बैक एन का। एनीथिंग मोर? देखते हैं इधर कुछ और है क्या हमारे पास। देखो, सेंडर विंडो साइज हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या होता है, एन होता है यहाँ पर। रिसीवर विंडो साइज 1 होता है। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज होता है। विंडो साइज और सीक्वेंस नंबर में रिलेशन क्या है कि विंडो साइज एन है, रिसीवर साइज 1 होता है, तो कितने सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा? n+1। बिट्स कितना चाहिए? तो सील ऑफ लॉग n+1 हो जाएगा। और अगर सीक्वेंस नंबर का बिट्स गिवन है मेरे पास, अगर सपोज़ ये वाले इधर चलती हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज़ सेंडर का विंडो साइज मेरे पास 4 है, दिस इज़ दी सेंडर विंडो साइज, एंड रिसीवर विंडो साइज मेरे पास 1 है। सो इन दैट के सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 4 + 1 दैट मीन्स 5। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने बिट्स की नीड है? बिट्स हो जाएगा सील ऑफ log 2 5। तो 5 को हम लोग 2 के पावर में नहीं लिख सकते हैं, बट ये मुझे पक्का से पता है कि 2 के पावर अगर मैं 2 कर रही हूँ तो मेरा 4 आएगा, 2 के पावर में 3 करूँगी तो ये 8 आएगा। दैट मीन्स मेरे को 5 चाहिए 2 और 4 के बीच, एंड मेरे पावर में समथिंग 2 के पावर में 2 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग 1 या 2 कुछ ऐसा होगा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग है, ये क्लियर है। बिकॉज अगर मैं 3 करूँगी तो वो 8 हो जाएगा, मुझे 8 नहीं चाहिए, 8 से कम चाहिए मुझे। 2 करूँगी तो 4 आएगा, कम हो जा रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा पावर में, इतना क्लियर है। एग्जैक्ट क्या है नहीं पता, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग है। तो अगेन ये 2.1 आ गया सपोज, और ये क्या हो जाएगा? log 2 2, और log 2 क्या हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सील ऑफ क्या होगा? 2। दैट मीन्स मेरे को कितने बिट्स की नीड है? 3 बिट्स की नीड है। सीक्वेंस 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को 3 बिट्स की नीड है। अब इसके अपोजिट आ गया, इसके अपोजिट ये आ गया, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में है कि आपको सपोज यहाँ पर इधर बिट्स गिवन है और आपके पास सीक्वेंस नंबर गिवन है। चलो बिट्स ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बिट्स गिवन है कि सीक्वेंस नंबर
का जो बिट्स है सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को जितने बिट्स की नीड है वो सपोज मेरे पास 3 बिट्स है. ओके, सपोज 3 बिट्स है. सो इन दैट के कितने सीक्वेंस, मैक्सिमम कितने सीक्वेंस नंबर होंगे? मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर यहाँ से हो जाएगा व्हाट, टू द पावर 3, दैट मीन्स 8. मिनिमम में क्या हो सकता है? मिनिमम में 4 तो होगा नहीं. यहाँ पर देखो मिनिमम में 4 होगा नहीं. वाई? बिकॉज सीक्वेंस नंबर 2 के हेल्प से 4 होगा. मिनिमम में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मैक्सिमम में 8 जाएगा. बिकॉज टू द पावर 3 मेरा इन सब के लिए टू द पावर 3 रहेगा. मतलब टू द पावर ये रहेगा 2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो 3 बनेगा. मतलब मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर मेरा 8 बन रहा है. तो बिकॉज सीक्वेंस नंबर 8 है तो सेंडर विंडो साइज क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 को 2 पार्ट में कर दो. रिसीवर्स विंडो साइज मेरा ऑलवेज 1 है तो सेंडर विंडो साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. तो 7 + 1 क्या हो गया? 8 हो गया. इसको जनरली अगर मैं किसी वैल्यू से रिप्रेजेंट करूँ, दैट मीन्स अगर सीक्वेंस नंबर बिट्स जो है, अगर मेरे पास k बिट्स है तो मैक्सिमम कितने सीक्वेंस नंबर होंगे? मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर होगा टू द पावर k. तो इन दैट केस सेंडर विंडो साइज एंड रिसीवर विंडो साइज ऑलवेज 1 है. तो टू द पावर k में मेरा 1 माइनस कर दे रही हूँ तो कितना हो जाएगा? मतलब ये 1 इसके गया तो ये -1 में किसके पास आ गया? इसके पास आ गया, टू द पावर k - 1. ओके. तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर जो होता है वो ऑलवेज सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल सीक्वेंस नंबर. इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज. ये सारे केस में है. सारे केस का मतलब क्या है? गो बैक एंड फर्स्ट क्या था? स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड, और थर्ड जो है सेलेक्टिव रिपीट. सब में यही रूल होता है कि अवेलेबल साइज सेंडर और रिसीवर विंडो को ऐड कर दो. ये मेरा अवेलेबल विंडो साइज हमेशा इससे ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर गो बैक एंड एनीथिंग एल्स इन गो बैक एंड. ये वही उसका वर्किंग है, कैसे कैसे वर्क हो रहा है. आई होप क्लियर है. Go back and if it is clear, so now move to the next one, that is the third one, that is selective repeat protocol. Selective repeat protocol. अब selective repeat में वही पहले तो कुछ जो बेसिक रूल्स है उस रूल्स को समझ लेते हैं. तो फर्स्ट रूल ये है कि यहाँ पर जो सेंडर विंडो साइज है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सेंडर विंडो साइज यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है. सेकेंड में जो रिसीवर विंडो साइज होता है, जिसको मैं WR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रिसीवर विंडो साइज पे यहाँ पर 1n ही होता है. एंड थर्ड रूल इज़ व्हाट? यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट. इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट क्यों पॉसिबल है यहाँ पर? बिकॉज यहाँ पर रिसीवर विंडो का साइज़ इंक्रीज़ हो गया. तो रिसीवर के सब पास सपोज एक साथ उसने प्रीवियस केस को ही अगर लेके चलोगे, ये वाले केस में, कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था तो इसने 2, 3, 4 मतलब 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था. सपोज इसका ये 2 पैकेट है, 2 वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था तो इसने 2, 3, 4, 0 सबको सेंड कर दिया हुआ है. बिकॉज रिसीवर की कैपेसिटी नहीं थी कि एक साथ में इतना एक्सेप्ट करे. तो अगर एक एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक का अगर वो वेट कर रहा है, अगर वो 3 का वेट कर रहा है तो उसको 3 नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद जितने हैं वो सबको डिस्कार्ड करेगी. उसकी कैपेसिटी नहीं, एक ही है कैपेसिटी. बट सेलेक्टिव रिपीट में ये हो रहा है कि उसके पास कैपेसिटी है तो उसको उसके प्लेस पर रिसीव करके रख दे रहा है. बस वो ये जो पर्टिकुलर फ्रेम डिस्कार्ड हो रहा है बस उसी को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा. तो रिट्रांसमिशन यहाँ पे कम हो जाता है. और समझेंगे यहाँ पर इसके डायग्राम से हम लोग. फोर्थ में वही रिलेशनशिप किसमें? सीक्वेंस नंबर एंड व्हाट? योर विंडो साइज. वही रूल है यहाँ पर भी कि जो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर होता है, योर अवेलेबल सीक्वेंस
नंबर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। तो यहाँ पर सेंडर विंडो साइज कितना है, n है, रिसीवर विंडो साइज भी n है, दैट मीन्स यहाँ अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, सो suppose we have a sender window size is 4 and receiver window size is also 4, so in that case sequence number क्या हो जाएगा, 4 + 4 दैट मीन्स 8। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की नीड है, 8 है। डायरेक्ट दिख रहा है कि 2³ करूँगी तो 8 हो जाएगा, दैट में मेरे को 3 बिट्स की नीड है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब जैसे ये अवेलेबल विंडो हुआ, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स की नीड कितनी होगी, सो जो 2n है इसको log 2 के पावर में करके इसकी सील वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, चलो देखते हैं अब इसका वर्किंग जो कैसे ये वर्क कर रहा है। सो again let's suppose this is the sender and this is the receiver। ये हो गया टाइमलाइन डायग्राम। ओके, इसकी विंडो ले लेते हैं, मतलब इस विंडो का सेंस क्या है, जो इसके फ्रेम्स है, अवेलेबल फ्रेम्स जो है वो ले लेते हैं। सो दिस इज़ दी अवेलेबल फ्रेम्स, दिस इज़ दी 0। अच्छा, साइज ले लेते हैं, सेंडर विंडो साइज़ क्या हो जाएगा, सपोज 4। सो रिसीवर विंडो साइज़ भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 ही हो जाएगा। सो 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, सीक्वेंस नंबर 4 + 4 दैट मीन्स 8 हो जाएगा यहाँ पर सीक्वेंस नंबर। ये प्रीवियस में देखिए, अभी हम लोग विंडो का साइज़, सेंडर विंडो साइज़ 4 है, रिसीवर विंडो साइज़ 4 है, तो सीक्वेंस नंबर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगेन इसके बाद फिर से 0 आएगा, ये 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब एक एक करके सेंड करते हैं। सो यहाँ से मेरा सेंड हो जा रहा है क्या, ये 0 सेंड होगा सबसे फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर इसके भी विंडो बना लेते हैं, यहाँ पर भी तो विंडो है, इसके पास भी, इसके पास भी विंडो है, और इसका सीक्वेंस नंबर भी होगा। अब जो पैकेट आते जाएगा वो उसको रखते जाएगा। ठीक, 0 रिसीव हुआ। ओके, अच्छा, विंडो बना लेते हैं यहाँ पर। सो विंडो में कौन कौन है अभी मेरे पास, विंडो में क्या क्या होगा, सेंडर विंडो साइज में क्या है, यहाँ तक होगा 0 1 2 3, क्योंकि सेंडर विंडो का साइज क्या 4 है, तो 0 1 2 3 ये तो सीक्वेंस नंबर था ना, इसलिए यहाँ तक गया था, लेकिन विंडो तो मेरा 4 ही है, सेंडर विंडो साइज 4 है, मतलब ये 0 1 2 3 बिना एक्नॉलेजमेंट का वेट किया हम लोग इसको सेंड कर सकते। तो 0 सेंड हुआ, 0 के बाद सपोज 1 सेंड हो गया यहाँ से, 1 के बाद 2 को भी कर देते हैं, 2 के बाद 3 भी सेंड कर देते हैं। सो यहाँ से ये 1 सेंड हो गया, दिस 2 इज ऑल्सो सेंड, दिस 3 इज ऑल्सो सेंड। ओके, तो यहाँ पर जो रिसीवर विंडो है वो भी रिसीव करते जाएगा। 0 इसने रिसीव किया, 0 के बाद इसने 1 को रिसीव किया, 1 के बाद इसने 2 को रिसीव किया, 2 के बाद इसने किसको रिसीव किया, 3 को रिसीव किया। इससे ज़्यादा नहीं रिसीव करेगा ना एक ही बार में, मतलब जब अब इसका एक्नॉलेजमेंट ये सेंड कर देगा, कोई नेक्स्ट फ्रेम आएगा, फिर वो नेक्स्ट में मूव करता है। ओके, तो यहाँ तक इसने किया, इसको इतना ही लेके चलते, इसके लिए इतना बनाने की कि इसमें सीक्वेंस नंबर ऐसे, क्योंकि जो सेंड होते जाएगा वो रिसीव होते जाता है, तो ये इतना ही रहेगा, ये इतना लॉन्ग नहीं रहेगा। तो यहाँ तक इसका रिसीव हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा। सपोज 0 का एक्नॉलेजमेंट गया, यहाँ से 2 का कर दे, 1 का कर दे, 1 का एक्नॉलेजमेंट भी चलेगा, 2 के एक्नॉलेजमेंट को लॉस कर देते हैं। सो 1 के एक्नॉलेजमेंट जाएगा, 2 का जाएगा, 3 के एक्नॉलेजमेंट को यहाँ पर से लॉस कर देते हैं कि ये किसी रीज़न से लॉस हो गया, ये रिसीवर तक रीच नहीं किया। अब रीच नहीं किया है, अच्छा पहले ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैक कर लेती हूँ। 0 का एक्नॉलेजमेंट मिला, दैट मीन्स ये विंडो जो है स्लाइड कर जाएगा,
एक यहाँ पर स्लाइड करके क्या आ गया, 4 भी आ गया। तो अब यहाँ से किसको सेंड कर सकते हैं, 4 को भी सेंड कर सकते हैं। जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा यहाँ से 4 भी सेंड हो जाएगा। ओके, तो सपोज़ यहाँ पर ये जाला जो है इसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया है। बिकॉज इसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया है तो विंडो अब और स्लाइड करके कहाँ तक चले जाएगा, 2, 3, 4, 5 तक आ जाएगा ये। सो यहाँ से 5 भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ से ये 5 भी सेंड हो गया। ओके, यहाँ से 4 सेंड हुआ, यहाँ से 5 भी सेंड हो गया। अब यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट कौन सा है, ये 2 वाला एक्नॉलेजमेंट है। ये 2 वाला एक्नॉलेजमेंट जो है ये लॉस कर गया है। ओके, रिसीव क्या हो गया, रिसीवर को रिसीव हो गया, 4 भी रिसीव हो गया है और 4 के बाद ये 5 भी रिसीव हो गया है। ठीक है, बट ये जो है इसका एक मिनट, इसको यही रहने दो, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 हो गया, 4 भी रिसीव हो गया, 5 भी रिसीव हो गया। बट ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट था, 2 वाले का जो एक्नॉलेजमेंट था ये लॉस हो गया। बिकॉज ये लॉस हो गया है तो इसके साथ कोई ना कोई टाइमर भी है यहाँ पर। ये टाइमर जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर होगा तो यहाँ से 2 को अगेन क्या कर देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे। लेकिन किसको, ओनली 2 को। वाई ओनली 2? बिकॉज 2 के बाद जितने भी सेंड हुए हैं, ये अभी ऑलरेडी यहाँ तक है, 2 के बाद ऑलरेडी जितने सेंड हो चुके हैं, 3 सेंड हो चुका, 4 सेंड हो गया, 5 सेंड हो गया। अब रिसीवर के पास इतनी कैपेसिटी है कि रिसीवर उसको रिसीव कर सके। प्रीवियस केस में उसके पास कैपेसिटी नहीं था, वो 3 का अगर वेट किया तो उसको 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था तो वो वेट कर रहा था 3 का, 3 ना मिलकर 2 मिला है, दैट मीन्स वो 2 को रिसीव कर लेगा। बट 3, 4, 5 को वो डिस्कार्ड कर देगा, सब को डिस्कार्ड कर देगा वो, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, साइज़ बस 1 ही है। बट यहाँ पर विंडो का साइज है इसके पास, तो उसके बाद जितने पैकेट से सेंड कर रहा है वो उसको रिसीव कर सकता है। ओके, क्लियर है? सो दैट्स वाई जो लॉस पैकेट है ओनली उसी पैकेट को सेंड करने की नीड है। दैट मीन यहाँ पे जो एक्नॉलेज इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट हो पा रहा है, वाई? बिकॉज यहाँ पर रिसीवर की कैपेसिटी है, रिसीवर की कैपेसिटी रिसीव करने की, दैट्स वाई यहाँ पे इंडिविजुअल हम लोग कर रहे हैं। और दैट्स वाई यहाँ पर रीट्रांसमिट जो पैकेट लॉस हो रहा है सिर्फ उसी को कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी पैकेट हुए हैं सब को सेंड करने की नीड नहीं है, सबको रीट्रांसमिट करने की नीड सेलेक्टिव रिपीट में नहीं है। एक और वर्ड आता है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जो मैं आप लोग को बता भी चुकी हूँ, प्रीवियस क्लास में ये वर्ड यूज़ हुआ था कि सपोज दिस इज़ माई सेंडर, दिस इज़ माई रिसीवर। यहाँ से क्या आया, सेंडर ने सपोज कोई फ्रेम सेंड किया, रिसीवर को लगा कि ये फ्रेम जो है करप्टेड फ्रेम है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। जब भी कोई फ्रेम डेटा रिसीव होता है तो उसको चेक किया जाता है कोई एरर वगैरह है नहीं। अगर उसको कोई एरर मिल रहा है, करप्टेड डेटा मिल रहा है, तो ये रिसीवर जो है वो क्या करता है, एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। NA के शॉर्ट में बोलते हैं। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या आता है कि उस फ्रेम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो रिसीवर उसको, सेंडर क्या करता है उस पैकेट, सपोज अगर 1 वाला फ्रेम होगा तो 1 को अगेन ये क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है। तो रीट्रांसमिट 2 प्लेस पर हो रहा है, एक कब हो रहा है जब टाइमर एक्सपायर हो जा रहा है तब, और दूसरा कब हो रहा है जब सेंडर को कोई निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो अगर सपोज सेम टाइम पे, इसी टाइम पे किसी फ्रेम को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट में, मतलब ये सेंडर को कोई निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला हो और इसी टाइम पे किसी फ्रेम का टाइमर भी एक्सपायर हो गया है, सो इन दैट के दोनों में से किस फ्रेम को पहले सेंड किया जाता है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम पहले सेंड किया जाता है। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को, इसलिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के केस में जो रीट्रांसमिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू टाइमर मतलब कंपेयर टू टाइम आउट के केस में रीट्रांसमिट होता है एंड निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। लेकिन अगर सेंडर को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी मिला और टाइमर, किसी फ्रेम का टाइम आउट भी हो गया कि टाइमर का टाइम आउट भी हो चुका है, सो इन दैट के निगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाले फ्रेम को पहले सेंड करेंगे
तो रीट्रांसमिट किसका, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम का फास्ट होता है कंपेयर टू टाइम आउट टाइमर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेलेक्टिव रिपीट. एक और चीज़, जो टाइमर हम लोग देखते हैं कि ये सेंडर के पास है, वही सेम टाइमर क्या होता है रिसीवर के पास भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट टाइमर, एसी के टाइमर. एसी के टाइमर किस लिए होता है कि अगर वो किसी फ्रेम का वेट कर रहा है तो उस फ्रेम का फिर वो वेट कब तक, कितने देर वेट करे कि वो फ्रेम कब मिले, तो उसके लिए उसका एक टाइमर होता है एक्नॉलेजमेंट टाइमर. और एक्नॉलेजमेंट टाइमर ऑलवेज लार्जर होता है किससे, नॉट लार्जर, ये ऑलवेज स्मॉलर होता है किससे, ये वाला जो टाइमर है टाइम आउट टाइमर, टाइम आउट टाइमर से हमेशा स्मॉल होता है. तो टाइम आउट टाइमर जो है बहुत लार्ज होता है. ओके, क्लियर है, यस नो? तो यहाँ पर ये उसी की वर्किंग. अच्छा, एक इसके हेल्प से भी देख लेते हैं, ये वाला इसको देखे क्या, यहाँ पर नहीं देखे हैं आई थिंक. वही कि अगर सेंडर विंडो साइज़ मेरा यहाँ पर क्या है, एन है, रिसीवर विंडो साइज़ भी क्या है यहाँ पर एन है, तो सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 2n. सो इसको रिप्रेजेंट के लिए कितने बिट्स की नीड है, सो दिस इज़ द log टू दिस 2n और इसकी सील वैल्यू. बट यही चीज़ अगर रिवर्स वे में पूछा गया कि सीक्वेंस नंबर का जो बिट्स है वो k बिट्स गिवन है, तो कितने सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टू द पावर k सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. सो इन दैट केस सेंडर विंडो का साइज़ क्या हो जाएगा, इसको जस्ट 2 से डिवाइड कर दो, सो टू द पावर k बाय 2, एंड रिसीवर विंडो साइज़ क्या हो जाएगा, टू द पावर k बाय 2. दोनों का पावर सेम ही है, 2, मतलब ये 2 और ये 2 का पावर सेम ही है, मतलब ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है. तो टू द पावर k माइनस 1, इसके पावर में क्या 1 है. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू द पावर k माइनस 1. तो सीक्वेंस नंबर अगर k बिट गिवन है तो टोटल सीक्वेंस टू द पावर k, तो सेंडर विंडो साइड टू द पावर k माइनस 1 एंड रिसीवर विंडो साइड टू द पावर k माइनस 1. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लो कंट्रोल. देख लेते हैं कुछ और चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, तो इसका वर्किंग है, इसको हम लोग देख चुके हैं. यहाँ पर थोड़ा उसके डिफरेंस के बेस पे है, रिवीजन वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा. सेंडर विंडो साइज़ क्या होता है, स्टॉप एंड वेट में 1 होता है, इसमें n, और इसमें रिसीवर विंडो साइज़ इसमें n 1 होता है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1. ओके, एक और चीज़ यहाँ पर समझो कि जो हम लोग देख रहे हैं सेंडर विंडो साइज, यहाँ पर गो बैक एंड की बात क्या, सेंडर विंडो साइज़ की, अगर गो बैक एंड में ही या स्लाइडिंग विंडो में ही, स्लाइडिंग विंडो में दोनों आ जा रहा है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, अगर ये इस केस में अगर सेंडर विंडो साइज़ 1 है, रिसीवर विंडो तो 1 है, रिसीवर विंडो 1, गो बैक के केस में n है, इधर भी 1 है. अगर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में ही अगर सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो का साइज़ 1 नहीं है, तो ये किसकी तरह से वर्क करने लग जाएगा, ये स्टॉप एंड वेट के जैसे ही वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि पूरा ये जो वर्किंग है सब किसके ऊपर डिपेंड है कि विंडो का साइज़ क्या है. तो विंडो का साइज़ ही अगर हम लोग 1 कर दिए तो फिर तो वो गो बैक एंड के जैसे ही वर्क करने लग जाएगा. ओके, सीक्वेंस नंबर क्या देखें, यहाँ सीक्वेंस नंबर 2 है, वह दोनों को ऐड कर दो, सेंडर विंडो साइज रिसीवर विंडो साइज यहाँ पर भी ऐड कर दिए, यहाँ पर भी ऐड कर दिए. इफ़िशियंसी क्या है, इफ़िशियंसी ऑलवेज यूजफुल टर्म अपन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है, 1+2 है. 1+2 में कितने फ्रेम सेंड हो रहा है, ओनली 1. यहाँ पर 1+2 में कितने फ्रेम है, एक बार में सेंड कर सकती हूँ मैं n फ्रेम, यहाँ पर भी एक बार में मैं n फ्रेम सेंड कर सकती हूँ. नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ पैकेट लॉस, अगर एक पैकेट लॉस हो रहा है, अगर एक पैकेट लॉस मतलब अगर पैकेट लॉस हो रहा है, नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ पैकेट लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर उस पैकेट को हम लोग रीट्रांसमिट कर देंगे, यहाँ पर n को करेंगे और यहाँ पर भी n को करेंगे, दैट में जितने लॉस होंगे उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग करेंगे. एक्नॉलेज में यहाँ इंडिपेंडेंट है, एक सेंड हो रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, दूसरा सेंड हो रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा है. गो बैक एंड में क्यूमुलेटिव एक्नॉलेज है, तो सेलेक्टिव रिपीट में इंडिपेंडेंट है. रिसीविंग द पैकेट्स
पैकेट ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड, मतलब जो रिसीवर है, रिसीवर में जो पैकेट जा रहा है वो किस ऑर्डर में जा रहा है, गो बैक एंड में ऑब्वियस सी बात है इन ऑर्डर में जाएगा। समझो ये क्यों कैसे हो रहा है। गो बैक नहीं, सबसे पहले क्या है आपका स्लाइडिंग विंडो, सॉरी नॉट स्लाइडिंग विंडो, क्या है आपका स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा है, सेंडर रिसीवर, सेंडर एक फ्रेम सेंड कर रहा है, अब वेट कर रहा है उसके एक्नॉलेजमेंट का, फिर दूसरा फ्रेम सेंड हो रहा है, वेट हो रहा है उसके एक्नॉलेजमेंट का, फिर सेकंड फ्रेम सेंड हो रहा है, वेट कर रहा है उसके। तो रिसीवर को क्या 0 रिसीव हुआ, देन 1 रिसीव हुआ, देन 2 रिसीव हुआ, लाइन से रिसीव हो रहा है, सीक्वेंस नंबर में रिसीव हो रहा है। गो बैक की बात करें, गो बैक में भी वही सिनेरियो, सेंडर है रिसीवर है, सेंडर भले ही एक बार में मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकता है, लेकिन रिसीवर उसी सीक्वेंस अगर 0 है तो 0 के बाद वो 1 का वेट कर रहा, जब तक उसको 1 नहीं आएगा, भले 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, वो किसी को रिसीव नहीं करेगा। दैट्स वाई अगर एक एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होता है सेंडर को, तो उसके बाद के जितने फ्रेम है वो सबको रिट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर भी जो होता है ऑर्डर में ही होता है कि 0 के बाद ये 1 का वेट किया तो इसको 1 ही चाहिए, 1 के बाद 2 का वेट किया तो इसको 2 ही चाहिए, उसके बाद 3 ही चाहिए, भले इसको 4 और 5 दोनों रिसीव होगा, लेकिन ये सब को ये क्या कर देगा, डिस्कार्ड। अगर 3 का वेट किया तो इसको 3 ही चाहिए। लेकिन ये वाला जो है आपका सेलेक्टिव रिपीट में बिकॉज आपका ये जो विंडो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो सेंडर जितना सेंड कर रहा है यहाँ से सबको वो रिसीव कर रहा है, 0 1 2, अगर सपोज 2 को अगर नहीं मिला है तो वो 3 को भी रिसीव कर लिया, 4 को भी रिसीव कर लिया, 2 को फिर 2 वाला जब रीट्रांसमिट होगा, 2 वाला सपोज यहाँ पर कहीं से अगर रीट्रांसमिट हो तो फिर 2 को वो रिसीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में रिसीव नहीं होता, वो जितना सेंड करते जाता सेंडर, रिसीवर सबको रिसीव करते जाता है, किसी पर्टिकुलर जिसका रिसीव नहीं होता उसको फिर रिट्रांसमिट करता, बिकॉज यहाँ इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट यूज़ होता है। सो यहाँ पे इन ऑर्डर डिलीवरी होगा, यहाँ पर भी इन ऑर्डर डिलीवरी होगा, बट यहाँ पर आउट ऑफ डिलीवरी होगा। ट्रांसमिशन मोड यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स है, और ये दोनों प्लेस पे क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियस सी बात है, ये लो होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, और ये क्या होगा, मॉडरेट हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन?